नमस्कार दोस्तों, 4 जून 2021 के डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन में आपका स्वागत है। डेली एनालिसिस न्यूज़ देख लेते हैं। उससे पहले कल की जो मैंने डेली न्यूज़ एनालिसिस कवर की थी उसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिली गई होगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 3 जून 2021 के बहुत डिटेल्ड 10 आर्टिकल्स कल मैंने आपको लिख के वेबसाइट पे प्रोवाइड किए हैं। उसका लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा वेबसाइट का, वैश्यहर्षिद्विवेदी.com है। आप उस पर जाके उस डेली न्यूज़ एनालिसिस के सारे 10 आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। इन 10 आर्टिकल्स में आपको काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। जैसे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, मॉडल टीनेंसी एक्ट, वीट प्रोक्योरमेंट एट ऑल टाइम हाई, 3 जून का हिंदू एडिटोरियल, लिबरलाइज वैक्सीनेशन पॉलिसी। तो ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में, मनरेगा को जॉब स्कीम जो है, ये रूरल जॉब स्कीम मनरेगा वाली, इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया इसके बजट को। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैंने ऑलरेडी इसके डिटेल्ड आर्टिकल्स बनवा के अपलोड कर रखे हैं। तो अगर आपको समय मिले तो एक बार आर्टिकल्स पढ़ लें, ये भी आपके काफ़ी काम आएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली न्यूज़ से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड टू क्लीन एनर्जी। देखिए, आपको पता है कि नीति आयोग हर साल एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज करता है। तो यहीं पे नीति आयोग 2020 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स है, वो अलग अलग फील्ड में क्या हुआ 2020 में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिस्पेक्ट में उसके बारे में जानकारी देता है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। 2000 से लेकर 2015 तक चले MDG, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, और 2015 से लेकर 2030 चल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और इन गोल्स के कुछ प्रॉपर पैरामीटर्स हैं जो कि 2030 तक फुलफिल करना है। पहला सस्टेनेबल गोल नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वलिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवेंथ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेंथ रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11th सस्टेनेबल सिटीजन कम्युनिटीज। आप पढ़ लो। अब बात यहाँ पे ये है कि ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का अगर आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा, जैसे आपको पता है क्लाइमेट एक्शन, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। अभी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 क्लाइमेट एक्शन कोड कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज कोस्ट कर सकते हो, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 कोड कर सकते हो। तो इस प्रकार के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को उनके नंबर के और टाइटल के हिसाब से अगर आप अपने आंसर्स में कोड करते हो, कुछ नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। हालांकि उसके लिए थोड़ा रटने वाली ताकत ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी, वो एक मेजर इशू है। कुछ लोग इतना नहीं रट पाते हैं। याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया में पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके लिए हर साल एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिलीज करता है नीति आयोग। 2020 में नीति आयोग का बोलना है क्लीन एनर्जी में, अर्बन डेवलपमेंट में और हेल्थ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के फील्ड में इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इंडस्ट्री में, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। केरला की टॉप पोजीशन आई है इस रैंकिंग में, ठीक है ना। केरला इज एट टॉप पोजीशन, 75 स्कोर है केरला का। तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश दूसरे पोजीशन पे, 72 स्कोर है इनका। बिहार, झारखंड, आसाम ये सबसे गंदा परफॉर्म करे हैं नीति आयोग के इस SDG इंडेक्स में। हालांकि सारे स्टेट्स में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो देखिए यहाँ पे देखा गया है। अगर आप बात करो तो ये जो 17 SDGs हैं जिनकी डेडलाइन 2030 है, इनको एक ग्लोबल कंसल्टेटिव प्रोसेस के बाद लॉन्च किया गया है। और कहीं ना कहीं भारत भी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने की कोशिश करता है। और इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने के लिए नीति आयोग ने लॉन्च किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2018 में, जिससे डाटा ड्रिवन असेसमेंट होगा। एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाने की कोशिश की जाएगी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बीच में, ताकि वो लोग कॉम्पीट करके लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रोवाइड करने की कोशिश करें। ओके, सोशल सिक्योर इक्वालिटी इंडिकेटर्स वुमेन के लिए, SC ST के लिए इसको अच्छा खासा वेटेज दिया गया है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, स्टेट लेजिस्लेचर अच्छी तरीके से काम कर पाए। देखिए, हमारे देश में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, स्टेट लेजिस्लेचर में वुमेन्स को चांस दिया जाता है, SC ST को चांस दिया जाता है। तो जितना ज़्यादा ये चांस दिया जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाएगा कि सोशल इंक्लूसिवनेस, ठीक है ना, रियल डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में। तो इससे कहीं ना कहीं जो इंडेक्स की रैंकिंग है SDG इंडेक्स की, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में अच्छी होती है। मतलब किसी एक स्टेट की पंचायत में, म्यूनिसपैलिटीज़ में, किसी एक स्टेट के राज्य की लेजिस्लेचर में अगर वुमेन और SC ST मेंबर्स ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी SDG इंडेक्स भी यहाँ पे इंप्रूव होगा, ये बोला जा रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज से आपको न्यूज़ काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन, वीडियो को शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में ये अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। अच्छा लगे ज्वाइन बटन दबाइए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने सवाल भेज सकते हैं।
ठीक है ना। अगर अच्छे लगे तो मैं डिस्कस करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस लेक्चर की PDF के लिए, मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए और वेबसाइट के लिंक्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन फॉर जर्नलिस्ट इन सेडिशन चार्जेस। देखिए यहाँ पे सेडिशन पे अब ओपनली सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ बोलना शुरू किया है, और सेडिशन के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल भी कल मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। ये वो आर्टिकल है सेडिशन के ऊपर जो कि कल मैंने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, ऑल अबाउट सेडिशन अंडर IPC सेक्शन 124A। जुडिशरी का क्या व्यू पॉइंट है सेडिशन के रिस्पेक्ट में, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सेडिशन के रिस्पेक्ट में, और सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सेडिशन के रिस्पेक्ट में मैंने यहाँ पे अपलोड करके रखे हैं। चाहे वो केदारनाथ सिंह जजमेंट हो, या फिर दिशा रवि केस हो, बलवंत सिंह केस हो, तो मुझे मौका लगा तो मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके भी इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक का लिंक वेबसाइट वाला मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो सेडिशन के बारे में पढ़ सकते हो। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ भी डिस्कस करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक सेडिशन का केस जो कि रजिस्टर हुआ था सीनियर जर्नलिस्ट और पद्मश्री अवार्डी विनोद दुआ के ऊपर। एक्चुअली में हुआ ये था कि विनोद दुआ ने यूट्यूब पे प्रधानमंत्री मोदी जी के अगेंस्ट और यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल दिया था। तो उस रिस्पेक्ट में बीजेपी के लीडर श्याम ने कुमार सैन पुलिस स्टेशन शिमला डिस्ट्रिक्ट में 6 मई 2020 को एक FIR फाइल की और बोला कि भाई इनको सेडिशन के चार्जेस इनके ऊपर लगाए जाएं, और कहीं ना कहीं सेडिशन के चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस पहुंचा है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट, अगर सरकार के अगेंस्ट कोई डिसअप्रूवल के वर्ड्स बोलता है तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगेंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोले सुप्रीम कोर्ट, द टाइम इज लॉन्ग पास्ट when the mere criticism of government was sufficient to constitute sedition. The right to utter honest and reasonable criticism is a source of strength to community rather than a weakness, the judgment recorded. मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोल रहा है कि वो समय चले गए जब कोई भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोल देता था उसको सेडिशन बोला जाता था। आप ऑनेस्ट और रीजनेबल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं सरकार का, ये पूरी तरीके से अलाउड है यहाँ पे बोला जा रहा है। और बेसिकली 1962 के केदारनाथ वर्डिक्ट को यहाँ पे याद किया जा रहा है, केदारनाथ वर्डिक्ट के स्पिरिट और इंटेंट को यहाँ पे याद किया जा रहा है। अगर आप गवर्नमेंट या उसकी किसी एजेंसी के खिलाफ कोई भी कमेंट कर रहे हो, बट वो कमेंट कहीं ना कहीं बेसिकली किसी पब्लिक के बेनिफिट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। देखिए, अगर आप सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हो और इसलिए क्रिटिसाइज कर रहे हो क्योंकि आप लोगों की कंडीशन सुधारना चाहते हो, तो ऐसे केसेस में उसको सेडिशन नहीं माना जाएगा। अगर आप क्रिटिसाइज इस प्रकार से कर रहे हो कि आप एनमिटी दिखा रहे हो, डिसलॉयल्टी दिखा रहे हो, पब्लिक डिसऑर्डर फैला रहे हो, वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ही उसको सेडिशन माना जाएगा। लेकिन आपने सरकार को क्रिटिसाइज किया सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी सरकारी, आपको लग रहा है कि सरकारी पॉलिसीज की वजह से लोगों का भला नहीं हो पा रहा है, तो आप सरकार को क्रिटिसाइज कर सकते हो। इस बात की पूरी परमिशन है। ये बात 1962 के केदारनाथ जजमेंट में बोली गई थी। और केदारनाथ जजमेंट ने यह भी बोला था कि जो सेक्शन 124A है इंडियन पीनल कोड का, ओके, इट वॉज इंटेंडेड ओनली टू पनिश सबवर्जन ऑफ अ लॉफुली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट थ्रू वायलेंट मीन्स। तो मतलब एक लॉफुली एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट को वायलेंट तरीके से ओवर पावर करके उसको हटाने का अगर कोई स्टेप होगा, उसी को सेडिशन बोला जाएगा। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के अगेंस्ट करने की कोशिश की थी कैपिटल हिल बिल्डिंग में, कुछ इस प्रकार का होगा तो ही से सेडिशन बोला जाएगा, नहीं तो सेडिशन नहीं बोला जा सकता। ठीक है। सेडिशन के रिस्पेक्ट में एक और टॉपिक न्यूज़ में जो कि कल भी मैंने आपसे कवर किया था, ठीक है ना, ABN 5 और TVF, नाम भूल रहा हूँ क्या है उन चैनलों के। आंध्र प्रदेश की सरकार ने 2 तेलुगु चैनल्स के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए कि ये तेलुगु चैनल गलत प्रकार से पेंडेमिक की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो एक बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की बोला कि भाई क्या मजाक बना रखा है आपने, पेंडेमिक की कवरिंग कर रहे हैं तो इसके लिए आप इनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दोगे। तो यहाँ पे इस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमें सेडिशन लॉ के लिमिट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सेडिशन लॉ की एंट्री इंडिया में कैसे हुई। तो ये जो वहाबीज मूवमेंट था ना 19वीं शताब्दी का, यहाँ से आया है ओरिजिन ऑफ सेडिशन लॉ। सैयद अहमद बरेलवी साहब ने वहाबी मूवमेंट को लीड किया था। 1857 के रिवॉल्ट के आसपास ये हुआ था। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही आर्म्ड रिवॉल्ट था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन वहाबीज को रेबल्स बोला और उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए। उसी समय के लगभग 1860 में इंडियन पीनल कोड इनैक्ट किया गया और उसके अंदर 124A सेडिशन को इंसर्ट किया गया, ताकि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी ऑफेंस करता है कोई पार्टी, तो उसको सेडिशन के अंदर चार्ज किया जा सकता है। स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी जनरल स्टडीज पेपर 2 में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मॉनसून अराइव्स इन केरला। भाई हम लोग जून में एंट्री मार चुके हैं और साउथ वेस्ट मॉनसून लगभग इसी समय पे फर्स्ट वीक ऑफ जून में केरला के ऊपर हिट करता है। कहीं ना कहीं हिट कर रहा है, 2 दिन डिले हो रहा है बट हिट किया है इसने। 4 मंथ का रेनी सीजन अब देश में शुरू होने वाला है। धीरे धीरे अगले 2 दिनों में केरला, लक्षद्वीप, कुछ तमिलनाडु के पार्ट्स, पुदुचेरी, कर्नाटका, रायलसीमा, साउथ एंड सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में अब धीरे धीरे फैलेगा ये मानसून।
ऊपर की तरफ जाएगा, कर्नाटका में, मुंबई में, गोवा में, हर जगह पर अब इस मानसून का धीरे धीरे इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। ये जून से सितंबर का जो मानसून है, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का, इसमें बारिश होगी 101% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। अभी लॉन्ग पीरियड एवरेज क्या है? देखिए पिछले 50 सालों में इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी एवरेज रेनफॉल हुई है उसको आप लॉन्ग पीरियड एवरेज बोलते हो। और इस लॉन्ग पीरियड एवरेज का 101%, तो अगर 100 सेंटीमीटर पानी बरसता है एक साल में, तो इस बार 101 सेंटीमीटर फैलेगा। मतलब आप कह सकते हो कि लगभग नॉर्मल रेनफॉल ही है। पिछले 2 मानसून सीजन में ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, 108%, 109%, इस बार 101% है। मतलब दिस विल बी नॉर्मल रेनफॉल। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर रेनफॉल नॉर्मल होगी, साउदर्न पेनिनसुला के ऊपर भी नॉर्मल होगी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर कहा जा रहा है थोड़ी नॉर्मल से कम होगी, और सेंट्रल इंडिया के ऊपर थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा होगी। मॉनसून क्यों होता है? तो बहुत सिंपल सी रीजनिंग है इसकी। ये रहा भाई हमारा इंडिया, ये ऊपर है हिमालयास, इधर है आपका नीचे इक्वेटर, साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स आई इधर से, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इधर से आई, इक्वेटर क्रॉस किया, कोरालिस फोर्स से घूम गई, इस तरफ गई, इन्होंने इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे हिट किया, काफ़ी पानी बरसाया। यही विंड्स आपका बे ऑफ बंगाल से नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों में विंड्स फंस जाएगी, फंस के घूमने लगेगी, उसको बोला जाएगा फनलिंग। बहुत फनलिंग की वजह से वहाँ पे बारिश होती है। आप देखिए चेरापूंजी, माइसराम, मेघालय में इतनी बारिश क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे फनलिंग इफेक्ट आता है। उसी प्रकार से हमारे वेस्टर्न ईस्ट पे बारिश होती है। और इस मानसून का इफेक्ट केवल इंडिया में नहीं है, ये मानसून इस तरफ पे म्यांमार, बांग्लादेश में भी काफ़ी बारिश करवाता है। म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, बांग्लादेश तो खैर उतना नहीं, म्यांमार और थाईलैंड में भी काफ़ी बारिश करवाता है ये साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है। मॉइस्चर लेटर विंड्स इंडियन ओशन से आ रही होती हैं, लो प्रेशर बनता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। राजस्थान का डेजर्ट बहुत हीटेड होता है, हमारा जो इंडियन पेनिनसुला है वो बहुत हीटेड होता है, उसके चलते लो प्रेशर बन जाता है, और वो लो प्रेशर इंडियन ओशन से विंड्स खींचता है। ये विंड्स कभी कभी आगे जाके हिमालय से टकराती हैं, आगे नहीं जा पाती हैं, तो टकरा के ये ऊपर उठती हैं, क्लाउड्स बनती हैं, क्लाउड्स बन बन के ये टहलने लगती हैं, और जब ये क्लाउड्स प्रेसिपिटेट होते हैं तो बारिश होती है। ठीक है। वो बारिश कहाँ कैसे होगी ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंडियन ज्योग्राफी में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं चाइनीज आर्टिफिशियल सन एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर सेट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब ये चाइना का एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंप्यूटिंग टोकामाक ईस्ट है, इसने क्या किया है कि एक नए प्रकार का यहाँ पे सन बना दिया है। ऐसा सन जो कि 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहीट यानी 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक रहा 101 सेकेंड्स के लिए, ऐसा चाइना की स्टेट मीडिया ने बोला है। और 20 सेकेंड्स के लिए आर्टिफिशियल सन 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक चला गया, 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला गया। ये टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से 10 गुना ज़्यादा है। कहीं ना कहीं चाइना में क्लीन और लिमिटलेस एनर्जी के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। अब आप बोलोगे यार ये क्लीन और लिमिटलेस एनर्जी का क्या मतलब है इस आर्टिफिशियल सन से? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक रिएक्टर है, ये एडवांस्ड न्यूक्लियर फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस है। दिस न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। फ्यूजन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिवाइस, इसका क्या मतलब हो गया? अभी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी से जो बिजली पैदा की जाती है दैट इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फिजन, यानी एक एटम टूट के दो भागों में बटा और उससे एनर्जी रिलीज हुई। एक चीज होती है कि दो हाइड्रोजन के एटम्स मिल के उन्होंने एनर्जी पैदा की, इसको बोलते हैं ये फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। सन में एनर्जी इस न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही पैदा हो रही है, और इसी न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू मैन काइंड भी एनर्जी पैदा करने की कोशिश कर रही है, और इसमें चाइना काफ़ी आगे निकल चुका है। तो यही आर्टिफिशियल सन का पर्पस है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए, और इस टेक्नोलॉजी के दम पे आगे आने वाले समय में एक ऐसा प्रोसेस, कॉमर्शियली वायबल प्रोसेस लेके आया जाए न्यूक्लियर फ्यूजन का, जिससे क्लीन एनर्जी पैदा की जा सके। और मैं आपको बता दूं, ये अकेली रिसर्च नहीं जो चाइना बोल रहा है। एक्चुअली में चाइना का ये जो ईस्ट प्रोडक्ट है ये शुरू हुआ था 2006 में, और ये पार्ट है ITER का। ITER क्या है? तो ITER है आपका इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी। ITER की अगर बात करें तो ITER में यूरोपियन यूनियन भी आता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आता है, इंडिया भी आता है, जापान भी आता है, रशिया भी आता है, साउथ कोरिया भी आता है, चाइना भी आता है। कुछ और मेंबर्स भी हैं इसके, जैसे थाईलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो इंडिया भी पार्ट है इस ITER का। ITER के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया है, ये भी याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड है। और ये जो ईस्ट प्रोजेक्ट है चाइना का, दैट इज अ पार्ट ऑफ ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर।
तो ये जो ITER फैसिलिटी है, ये दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर फैसिलिटी बनेगी 2035 में। ओके, न्यूक्लियर फ्यूजन, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी पैदा हो सकती है और वेस्ट कम पैदा होता है। न्यूक्लियर फिजन में बहुत वेस्ट पैदा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन में वेस्ट पैदा नहीं होता है, एनर्जी भी ज़्यादा प्रयोग होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है ये ओवरऑल मैनकाउंट के लिए अच्छी है, लेकिन इससे बहुत डेंजरस वेपन्स भी बन सकते हैं, ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। और ऐसा नहीं है कि चाइना ही एक अकेली कंट्री है जिसने एक आर्टिफिशियल सन में इतना हाई टेम्परेचर पाया है। 2020 में साउथ कोरिया की जो KSTAR रिएक्टर था ना, इसने भी नया रिकॉर्ड बनाया था बाय मेंटेनिंग अ प्लाज्मा टेम्परेचर ऑफ 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस फॉर 20 सेकेंड्स। जनरल स्टडीज पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कोकलस फीजेंट, द सरप्राइज विजिटर्स। देखिए कोकलस फीजेंट क्या है, इसकी एक रेयर सबस्पेशीज मिली है मेल कोकलस फीजेंट की, जिसका नाम है पोक्रासिया मैक्रोलोफा मेयरी। मैं आपको एक बात बता दूं, कोकलस फीजेंट की बहुत सारी सब स्पेशीज हैं, कुछ सब स्पेशीज इंडिया में पाई जाती हैं, कुछ नहीं पाई जाती। कोकलस फीजेंट की अगर आप बात करो तो दिस इज अ रेजिडेंट बर्ड ऑफ वेस्टर्न हिमालयस। ठीक है भाई, ये माइग्रेशन के लिए ज़्यादा नहीं पाई जाती है, जिस इलाके में रह पाई जाती हैं बर्ड्स, ये उसी इलाके में रहती हैं। तो ये मिड एल्टीट्यूड डेंस फॉरेस्ट में पाई जाती है हिमालयास के। टोटल कोकलस फीजेंट की दुनिया भर में 9 स्पीशीज हैं, जिसमें 4 पाई जाती हैं उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। अभी इस कोकलस फीजेंट की ये जो सब स्पेशी है पोक्रासिया मैक्रोलोफा मेरी, ये मेरी मेल सब स्पेशी चाइना तिब्बत में पाई जाती थी, इंडिया में नहीं पाई जाती थी। लेकिन पहली बार इस स्पेशी का एक पक्षी इंडिया में पाया गया है। इसकी एक डिस्टिंक्टिव गोल्डन रिंग है गर्दन पे और एक एमरल्ड ग्रीन हेड है जो इसको फीमेल से अलग करता है। ये आपको दिख रही है यहाँ पे ग्रीन हेड और हल्का हल्का यहाँ पे गोल्डन रिंग है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि मेरी नाम की एक मेल कोकलस फीजेंट इंडिया में मिला। ये चीज़ कहीं ना कहीं यूपीएससी के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट हो जाती है। बायोडाइवर्सिटी यूपीएससी के रिस्पेक्ट में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जनरल स्टडीज पेपर 3 की, क्योंकि कुछ और साइटिंग्स हुई है। अगर पूरे देश के बर्ड्स की बात की जाए तो इंडिया में 1293 बर्ड स्पेशीज हैं, जिसमें 900 तो भैया नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाई जाती हैं। अभी रिसेंटली ही आसाम के मगुरी मोपातांग वेटलैंड में फरवरी 2021 में रेयर मैंड्रिंग डक दिखाई दी, जो कि पहले नहीं दिखाई दी थी। फिर यही रेयर मैंड्रिंग डक सीखे लेक जीरो इन अरुणाचल प्रदेश में भी दिखाई पड़ी। तो याद रखिएगा, सीखे लेक अरुणाचल प्रदेश में और मागुरी मोतापांग वेटलैंड आसाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जनवरी 2021 में रेयर इंडियन गोल्ड ओरियल स्पॉट की गई थी आसाम में। फिर अ पेयर ऑफ ब्लैक नेक्ड क्रेन्स स्पॉट किए गए थे इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ पनमारी रेंज ऑफ मानस नेशनल पार्क, पहली बार आसाम में। तो ये कुछ साइटिंग्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इजराइल्स एंटी नेथन्याहू कोalition इन रेस टू फॉर्म न्यू गवर्नमेंट। ये आज की लास्ट न्यूज़ है। इसके रिस्पेक्ट में बेंजामिन नेथन्याहू के ऊपर मैंने एक पीपीटी बनाई है, द कमांडो टर्म प्राइम मिनिस्टर। काफ़ी कुछ बताया इनकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे आगे बढ़े। और इनके एक भाई थे योनाथन नेथन्याहू, जो कि ऑपरेशन एंटेबे में थे। ऑपरेशन एंटेबे की पीपीटी मेरे पास तैयार है, जब समय मिलेगा मैं उसको डेफिनेटली रिकॉर्ड करूंगा। अभी के लिए बात करते हैं बेंजामिन नेथन्याहू के अगेंस्ट आवाज़ इसराइल के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और अपोजिशन में जो लोग बैठे हैं वो बहुत तेज़ी से सरकार बना के बेंजामिन नेथन्याहू को उनकी कुर्सी से हटाना चाहते हैं। तो बेंजामिन नेथन्याहू के अपोनेंट्स एक क्विक पार्लियामेंट वोट करके बेंजामिन नेथन्याहू को पार्लियामेंट की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। और ये लोग क्विक वोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कोई लास्ट मिनट अटेम्प्ट नहीं चाहते बेंजामिन नेथन्याहू से पावर ग्रैस्प का। ये जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है ये अपोजिशन लीडर यार लिपिड और इनके कोalition पार्टनर नफ्ताली बेनेट कर रहे हैं। तो लिपिड और नफ्ताली बेनेट कोalition, इस कोalition के दम पे बेंजामिन नेथन्याहू को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट कौन सी है? इजराइल की नेसेट। इसमें मेंबर कितने हैं? 120। अभी इस 120 मेंबर में से ये जो आपका कोalition है लैपिड और बेनेट का, इसके पास मेजॉरिटी है रेजर थिन, मतलब 61 वोट्स। अगर एक दो भी इधर उधर हो गए तो बेंजामिन नेथन्याहू को ये कुर्सी से हटा नहीं पाएंगे। ओवरऑल ये जो 61 मेंबर्स बने हैं लैपिड बेनेट के, इसके लिए 8 पार्टीज को मिलके अपना वोट शेयर बनाना पड़ा है। 12 साल से नेथन्याहू पावर में 8 पार्टीज मिलके अब 61 नंबर ऑफ मेंबर्स ला पा रही हैं और जल्दी ही ये लोग 61 मेंबर्स के दम पे बेंजामिन नेथन्याहू को कहीं ना कहीं पोस्ट से हटाना चाहते हैं। बट बेंजामिन नेथन्याहू ने बोला है कि नेसेट के जितने भी राइट विंग वोट्स हैं वो इस डेंजरस लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट को हटाओ। राइट विंग क्या है इसराइल में? जो ज्यू आइडियोलॉजी को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं और पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट बोलते हैं। जो लेफ्ट विंग होगा
वो कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियन कॉज को थोड़ी इंपॉर्टेंस देगा, ऐसा समझा जाता है। तो इस बेसिकली जूइश आइडेंटिटी के दम पे नेतन्याहू बहुत लंबे समय से राज में है, और वही राइट विंग अपील वो यहाँ पे भी कर रहे हैं। एक और प्रॉब्लम है भाई, देखिए ये जो पार्लियामेंट स्पीकर है, देखिए नाउ द क्वेश्चन इज वेदर द ग्रुप्स वोट विल होल्ड टुगेदर टू नेम अ न्यू पार्लियामेंट स्पीकर। एक नए पार्लियामेंट स्पीकर की भी बात कर रहे हैं ये नया कॉलिशन। अभी का जो पार्लियामेंट्री स्पीकर है वो नेतन्याहू का दोस्त है, तो ये पार्लियामेंट्री स्पीकर कहीं ना कहीं नए गवर्नमेंट को सोर इन करने में समय ले सकता है। क्यों? ताकि नेतन्याहू को समय मिल जाए अपनी पॉलिटिक्स करके सरकार गिराने का। अब नेतन्याहू फिर से सरकार गिरा के प्रधानमंत्री रह पाते कि नहीं रह पाते, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, तो जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज़ आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको न्यूज़ पसंद आई। इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं कवर कर देता हूँ, बची कुछ न्यूज़ कुछ एक्स्ट्रा वेबसाइट में भी कवर होती हैं और कोशिश करूंगा मैं उनके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट।